सभी को नमस्कार। केमिकल बॉन्डिंग की इस नेक्स्ट सीरीज में, इस नेक्स्ट सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। स्टूडेंट्स और लर्नर्स, लास्ट सेशन में अपन ने कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे, उनका अपने को इस सेशन में डिस्कस करना है। आप जो पहले के केमिकल बॉन्डिंग के जितने भी वीडियो हैं, जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो उनको देखें पहले, क्योंकि कई प्रॉब्लम वो ऐसी भेज रहे हैं या ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो अपने नेक्स्ट सेशन में आएंगे। वो हालांकि अपन व्हाट्सएप के जरिए उनको रिजोल्व कर दी गई प्रॉब्लम। अब आपके इंटरेस्ट, आपके व्यूज, वॉचिंग टाइम को देखते हुए लग रहा है कि सेशन को काफ़ी अच्छे से अपन देख रहे हैं, अच्छे से सीख पाने का प्रयास कर रहे हैं और हम इस प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बात को ठीक ढंग से रिप्रेजेंट और रख पा रहे। इसी सेशन को अपन आगे इस सीरीज में इस चर्चा को लेकर बढ़ाएंगे कि पीछे जो अपन ने क्वेश्चन छोड़ा था एक KMnO4 का, उसी को मैं डिस्कस करता हूं। और स्टूडेंट्स, इस बात को भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी वीडियो केमिकल बॉन्डिंग के आ रहे हैं, PGT केमिस्ट्री और ग्रेड सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये सेशन रहेगा। साथ में उन केमिस्ट्री ट्रेनर्स के लिए जो फ्रेशर हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके कॉन्सेप्ट, जिनके रीजन अपने को बेहतरीन तरीके से सामने वाले के साथ, स्टूडेंट के साथ में शेयर करना होता है। तो उनको भी अपन कुछ फैक्ट के साथ में आज सीखेंगे, पढ़ेंगे। देखो, लास्ट सेशन में अपन ने जो डिस्कस किया था वो KMnO4 को लेकर था कि KMnO4 में हाइब्रिडाइजेशन की बात अपन कर रहे थे, उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। KMnO4 में अपन ने ये कहा कि मैग्नीज यहाँ पर जो मेटल है, सेंट्रल मेटल है, वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीज मेटल के पास में वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। तो यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन निकल के आता है वो 3d04s0 अपन लिखते हैं। लेकिन प्रीवियस सेशन में अपन ने इस बात को क्लेरिफाई किया था कि अगर आपके पास वैलेंस शेल में किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो, सारे के सारे वेकेंट ऑर्बिटल हो, तो अपन उसको लिखने का तरीका कुछ ये लेंगे, आर्गन 4s पहले लिखेंगे और 3d बाद में लिखेंगे। ठीक है, इसी को मैं मैग्नीज के एग्जाम्पल के साथ में जोड़ूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 4s में मेरे पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और 3d में मेरे पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और टोटल जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें d में, वो कितने हैं? 5। ठीक है, अब अगर मान लो अपन इलेक्ट्रॉन रखते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन रखने का मतलब जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम की तरफ यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके आता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन वो एज ए पॉइंट चार्ज स्पीसीज के रूप में किस में डालता है? वेकेंट ऑर्बिटल में डालता है, और अपने पास में लिगेंड के रूप में 4 ऑक्सीजन अवेलेबल है। इट मींस यहां पर हाइब्रिडाइजेशन को जो देखेंगे वो क्या होगा, एक S पार्टिसिपेट कर रहा है और 3 D पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो sd3 हाइब्रिडाइजेशन के रूप में अपन बात करेंगे। स्टूडेंट्स, स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन नंबर के बेस पे अपन इस बात को जानते हैं कि जहां पर sd3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात यहां पर करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को इस बात का कंफ्यूजन भी होता है कि स्ट्रक्चर भी बोलते हो सर, ज्योमेट्री भी बोलते हो, शेप भी बोलते हो। बिल्कुल इन चीजों को भी अपन डिफरेंशिएट वीडियो में करेंगे कि कब स्ट्रक्चर बोलेंगे, कब ज्योमेट्री और शेप को डिस्कस अपन करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब आगे चलते हैं अपन, इतना काम होने के बाद में फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जैसे कार्बन की बात करें अपन, है ना। ये तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पर। ओके, कुछ ऐसे आते हैं, 2 तरह के एक्साइटेशन होते हैं स्टूडेंट्स। एक तो सिंपल एक्साइटेशन होता है, एक फोर्स एक्साइटेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लो कार्बन है आपके पास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो मैं 2s2 और 2p2 कह दूं। ओके, वैलेंस शेल की बात की अपन ने सिर्फ।
2s में अपने पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, और 2p में भी अपने पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और जिनको अपन ने ये लो सेम स्पिन के साथ में फिल किया है। अब यहां पर अपन जो एक्साइटेशन की बात करें, सिंपल एक्साइटेशन कह लो या इसको फ्री एक्साइटेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि सेम सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सेम एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, 2 से 2 में ही जा रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों की सेम है, तो इस एक्साइटेशन को अपन सिंपल या फ्री एक्साइटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फ्री एक्साइटेशन बोलते हैं। यह पॉसिबल है, ठीक है, सेम में जाने पर। अब कई बार क्या होता है, जैसे NH3 में बात करें या कहीं और अपन डिस्कस करें, वहां पर एक्साइटेशन नहीं होता, वहां पर एक तरह की मिक्सिंग होती है, sp मिक्सिंग अप की बात अपन कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन एक लेके आ रहा हूं, उस क्वेश्चन के बेस पे अपन इस स्ट्रेटजी को प्लान कर सकते हैं कि अपने को पढ़ना क्या है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अपने पास एक क्वेश्चन आया है जो जनरली देखने को मिलता है, जनरली पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन है कि क्या कारण है PCl5 बनता है जबकि NCl5, IF5 तथा PH5, यहां पर मैं PI5 करना चाहूंगा, IF5 की जगह PF5, NCl5, PH5, PF5, इसकी बात अपन करेंगे, ठीक है ना। ये नहीं बनते। अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए, इनको अपन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनको एक्सप्लेन करने के लिए अपने को किसकी जरूरत होती है? कुछ थ्योरीज की जरूरत होती है ना, कुछ अजम्पशंस की जरूरत होती है, संकल्पनाओं की जरूरत होती है। क्या? 3 तरह की थ्योरी अपन यहां पर पढ़ना चाहेंगे स्टूडेंट्स, कि क्यों ये चीज बनती नहीं है ना। PCl5 बनता है, TBP स्ट्रक्चर के रूप में अपन बात कर सकते हैं इसकी। ओके, तो सबसे पहला इफेक्ट जो अपन पढ़ते हैं वो पेनिट्रेशन पावर है। पेनिट्रेशन पावर है या पेनिट्रेशन इफेक्ट है, पेनिट्रेशन इफेक्ट या भेदन प्रभाव भी इसको कह सकते हैं। इस भेदन प्रभाव के जरिए अपन अपनी बात समझेंगे। भेदन प्रभाव हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, बाकी टर्मिनोलॉजी साइंस स्ट्रीम है तो इंग्लिश में चलनी है तय। देखो, जैसे मैं बात करूं पेनिट्रेशन इफेक्ट को अपन 2 टाइप से डिस्कस कर सकते हैं, 2 भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट को। क्या क्या? फर्स्ट इफेक्ट तो स्टूडेंट्स मैं ये बताना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा आपको कि अगर मान लो अपने पास में कोई इलेक्ट्रॉन हो या कोई स्पीसीज हो, कौन सी? वो स्पीसीज जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, तो अपन कह सकते हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज हो सकती है। सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज हो सकती है अपने पास। हो सकता है अपने पास में मल्टी इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज भी हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों में एनर्जी लेवल क्या रहेगा, ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल क्या रहेगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए मैं कहूंगा एनर्जी की बात अपन इस तरह से करेंगे, 1s है, ठीक है। उससे ऊपर एनर्जी लेवल तो प्रिंसिपल क्वांटम में बढ़ा दिए अपन ने, तो क्या है 2s और 2p। ध्यान देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि 2s और 2p का एनर्जी लेवल सेम है, जबकि आपके पास में इलेक्ट्रॉन केवल सिंगल है। सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे हाइड्रोजन आपके पास, ठीक है, जैसे आपके पास में हीलियम प्लस है, इनके पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली जो भी स्पीसीज है उसमें ये अलग नहीं है। अलग नहीं होने के पीछे भी रीजन भी क्या है वो मैं अभी आपको जस्ट डिस्कस करने वाला हूं। अभी कुछ ही सेकंड बाद में अपन इस चीज को पढ़ेंगे। अगर मैं आगे कहूं कि और ऊपर एनर्जी लेवल कौन सा है इसमें, तो अब आप कहोगे 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 आ गया, लेकिन यहां पर 3s, 3p और 3d इनका एनर्जी लेवल सेम ही मानेंगे। बात को दोहराना चाहूंगा, जबकि अपने पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। बात को रखना भी इसमें मैं चाहूंगा कि अपन इस चीज को सीखेंगे कि ऐसा क्यों है। अगर यही बात मैं हीलियम की बात करूं या लिथियम की बात करूं या आगे बेरिलियम बोरोन तक अपन जाएं, उससे आगे एलिमेंट्स को भी डिस्कस करें जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन है अपने पास में। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो इस यही एनर्जी लेवल आपका क्या हो जाएगा, 1s है, उससे ज्यादा एनर्जी का 2s होगा।
अब 2s और 2p की एनर्जी जो इक्वल थी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, एक इलेक्ट्रॉन धारण करने वाली स्पीसीज में जो इक्वल एनर्जी लेवल था वो एनर्जी लेवल बदल गया स्टूडेंट, 2s से 2p निकल गया। 3s 3p 3d जहां पर सेम एनर्जी रखते थे सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली में, मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, इसमें 3s 3p और 3d ये है, इनकी डीजनरेसी रिमूव हो गई, या आप ये कह सकते हो इनके एनर्जी लेवल में चेंज आ गया, एनर्जी की वैल्यू बढ़ गई। समझ में आ गई? अब कैसे बढ़ी है, क्यों बढ़ी है, इस चीज को अपने को देखना समझना है। ओके, जैसे इसके बेस पे अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो क्या क्वेश्चन बने कि सर सीख तो लिया, पढ़ लिया, देख लिया, समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से, वो क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मान लो एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अपने आप देने का प्रयास करें, क्या क्वेश्चन सही होता है कि नहीं, सेल्फ एनालिसिस करने का प्रयास करें आप। मैं ये कहूंगा कि हाइड्रोजन आपके पास में, इस हाइड्रोजन के लिए थर्ड ऑर्बिटल की एनर्जी, हाइड्रोजन के लिए थर्ड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, या एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, थर्ड ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर क्या होगा। अब कई स्टूडेंट्स तो यहां पर ये कहेंगे सर क्वेश्चन ही ये तो थोड़ा सा अलग तरीके का हो गया, हाइड्रोजन के पास तो थर्ड होता ही नहीं है, 1s है। मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, पीछे भी सीरीज में अपन ने इस बात को पढ़ा था कि 1s में 1s है, लेकिन 1s में इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। 2s 2p 3s 3p 3d की बात अपन कर सकते हैं। तो देखो मैं थर्ड की बात कर रहा हूं, थर्ड का मतलब क्या है वो समझो। थर्ड का मतलब है आपके पास हाइड्रोजन के पास 1s है, एनर्जी लेवल ये यही से सोल्व कर देते हैं अपन, एनर्जी लेवल अपने पास में ये है, तो ये आप लोगों का फर्स्ट ऑर्बिटल हो गया। अब ये सेकंड और ये थर्ड मत कर देना, दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, दोनों की डीजनरेसी सेम है, तो ये सेकंड ऑर्बिटल हो गया आपका, और ये आपका कौन सा हो गया, थर्ड ऑर्बिटल हो गया। तो थर्ड ऑर्बिटल की एनर्जी डीजनरेट एनर्जी लेवल है 3s 3p 3d की बात करेंगे अपन। ये क्वेश्चन अगर आपसे हीलियम के सेंस में पूछे कि हीलियम के लिए थर्ड ऑर्बिटल की एनर्जी की क्या सिचुएशन है, तो ध्यान रखना ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो यहां पर थर्ड 2p होगा बच्चों। क्या होगा, हीलियम के लिए, या इसे हायर एलिमेंट्स, हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का डिस्कशन अपन करें तो थर्ड आपके लिए 2p होगा, और यहां पर थर्ड आपके लिए 3s 3p और 3d होगा। शायद में मेरी बात को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। अब आगे अपन और चलते हैं कि ये पेनिट्रेशन पावर, अभी अपन ने पढ़ा पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है क्या है। पेनिट्रेशन इफेक्ट पहली बात तो लागू किस पे होता है, तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज है उन पे कभी भी बच्चों पेनिट्रेशन पावर लागू नहीं होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट लागू नहीं होता है। पेनिट्रेशन इफेक्ट लागू होता है मल्टीपल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज पर ही देखा जाता है, उसी पर अपन अपनी बात को रख सकते हैं, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पर अपन इस बात को नहीं रख सकते। किस तरह से क्या होता है, एक सिंपल सा आउटलाइन से मैं बताने का प्रयास करूंगा, शायद मेरी बात ढंग से आप लोग समझने का प्रयास भी करेंगे। चलो अब देखो, अपने पास में स्थिति ये है, ठीक है, ये मेरे पास में एक न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, यहां पर इसको अपन ने कहा कि एक न्यूक्लियस है यहां पर, ठीक है, और ये मेरे पास में 1s ऑर्बिटल है, यहां पर 1s मेंशन कर दिया अपन ने, ओके। अब यहां पर 1s में मान लो अपन ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, 1s में अपन ने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, अगर 1s में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो 1s क्या है, s है, s में ऐड किया, और s अपने को पता है स्पेरिकल शेप होता है। सब सेल की बात करें कैसा होता है, स्पेरिकल होता है, और स्पेरिकल होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अगर ऐड ऑन करेंगे अपन, तो वो न्यूक्लियस से स्पेरिकल शेप होने के कारण इक्वली फोर्स ऑफ, या अपन कहेंगे इक्वल फोर्स से चारों तरफ से क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रहेगा, चाहे वो कहीं जुड़े, बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस इस पे रखने वाला है, ठीक, शायद कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से मैं आगे बढ़ूं, कुछ सेल अपन ऐड करते जाएं, जैसे मान लो मेरे पास में 1s है, मेरे पास में 2s है, अपन आगे और भी 2p को भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर 1s में मैंने इलेक्ट्रॉन डाला, 1s में मैंने इलेक्ट्रॉन डाला, इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से इक्वली क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वाइंड अप है,
इसी तरह से 2s में डाला, वो भी स्पेरिकल है क्योंकि s में डाल रहे हो आप, तो s में डालने के कारण समान आकर्षण बल से न्यूक्लियस की तरफ वो ओरिएंटेड है, किसी तरह का कोई डेविएशन देखने को नहीं मिला। लेकिन डेविएशन तो देखने को नहीं मिला, अब लेकिन हुआ क्या है, पेनिट्रेशन पावर अपने को लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1s से आप 2s में जा रहे हो, तो ये तो तय हो गया कि आप जिस स्पीसीज, जिस कंपाउंड एटम की बात कर रहे हो वो मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, एक से ज्यादा मोर देन वन इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है। ये डिस्कशन करेंगे अपन यहां पर। देखो यहां पर इस बात को अगर लेकर अपन चलें तो कैसे बता सकते हैं स्पेरिकल मल्टीपल इलेक्ट्रॉन। मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा, जब आपके पास में केवल कौन सा इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, जब अपने पास में कैसा हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, और यहां पर मैं समझाऊंगा जब अपने पास में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन हो। दोनों स्थितियों को मैं क्लियर करना चाहूंगा। यहां पर वो स्थिति है जब आपके पास में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन हो। देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इस बात को बताया अपन ने 1s के बाद में 2s और 2p का एनर्जी ऑर्डर सेम रहेगा। तो मैं यहां पर जोड़ दूं कि ये जो मेरे पास में है, ये जो एनर्जी है, इसी एनर्जी पर मेरे पास में क्या बना हुआ है बच्चों, ये 2s है, मान लो मैंने क्या मान लिया इसको 2s, इसी पर क्या बना हुआ है 2p, इसी के ऊपर, इसी के ऊपर बनाने का मतलब है आप लोग इस तरह से समझे, ये मेरी अंगुलियां है दोनों, अगर ये अंगुलियां ऐसे रख दूं तो दोनों की एनर्जी बराबर है, ऐसे तो ऊपर नीचे है। लेकिन अगर पेपर प्लेन पे अपन शो कर रहे हैं, पेपर प्लेन 2D होता है बच्चों, अगर पेपर प्लेन पे शो कर रहे हैं तो मेरे को ऐसे ही करनी पड़ेगी, लेकिन 3D इमेजिनेशन इस तरह से अपन कंसीडर करेंगे। अब 2s अपने पास में हो गया, तो मैं यहां पर कहूं कि 2s और 2p जो मेरे पास में है, कौन कौन से 2s और 2p, यहां पर इनकी एनर्जी सेम है, ये डीजनरेट है, समभ्रंज है। समभ्रंज वो कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है, डीजनरेट कह सकते हैं अपन इनको, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन में है, जब आपके पास में केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब मैं मल्टीपल इलेक्ट्रॉन की तरफ आगे बढ़ूं तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में क्या होगा, ये 2s है, ये 2s यहां से निकल के आ जाएगा। अब इस चीज को मैं दोहराऊंगा, देखो आपने ये कह दिया n, अगर एनर्जी ऑर्डर की बात करें, यहां पर जो मैं बात करने जा रहा हूं विशेष फोकस करना करेंगे सारे स्टूडेंट्स, कि यहां पर मैं बात करना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास में ये 2s है, मेरे पास 1s है, ये 1s है मेरे पास, ठीक है। तो 1s क्या है, क्यों है, क्योंकि मेरे पास में n इज इक्वल्स टू 1 है, ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट है, ओके। n इज इक्वल टू 2 है, तो यहां पर फिर n इज इक्वल टू 2 में 2s भी होगा और 2p भी होगा। तो आप जरा सोचो, अगर मैंने कहा कि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी लेवल को बता रहा है, तो ये मेरा फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, ये मेरा सेकंड एनर्जी लेवल हो गया, और ये मेरा थर्ड एनर्जी लेवल हो गया। तो सेकंड एनर्जी लेवल है, इसमें कौन है 2s और 2p, दैट मींस इनकी एनर्जी तो सेम होनी चाहिए, इनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, दैट मींस एनर्जी डिजनरेट होनी चाहिए। जबकि जैसे ही मेरे एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन या मल्टीपल इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ा, तो मेरे पास में हुआ क्या, 2p तो यहां रह गया और 2s निकल के कहां गया, न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक आ गया। ये न्यूक्लियस है, देखो इसके ज्यादा नजदीक आ गया, और ये न्यूक्लियस से 2p दूर ही रह रहा है अभी, ठीक है। ये अपन किसी एटम में कंसीडर कर रहे हैं, एटम में ये अपने पास में न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में 2s और 2p जो यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले केस में एक ही जगह थे, समभ्रंज थे, डिजनरेट थे, अब 2s न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक आ गया निकल के। अब ऐसा क्यों है देखते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसको अपन पेनिट्रेशन पावर के आधार पर, इसको अपन भेदन क्षमता तो नहीं कहूंगा, भेदन प्रभाव के आधार पर अपन समझा सकते हैं कि क्यों 2s की एनर्जी इलेक्ट्रॉन, क्यों पहले 2s 2p बराबर थे, क्यों, क्या कारण रहा है कि 2s की एनर्जी है वो 2p से कम हो गई। कम क्यों हो गई, क्योंकि न्यूक्लियस के पास है, और क्यों 2p की बढ़ गई, इस चीज को अपने को बताना है। यहां से शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट को भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। इसी चीज को एनर्जी ऑर्डर में मैं हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कंसिडर करना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा प्लीज। ये मेरे पास में, मैं हाइड्रोजन के केस में बात करूंगा, यहां पर हाइड्रोजन के केस में बात करूंगा, मैं यहां पर एनर्जी लेवल हीलियम या हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स को लेकर बात करूंगा।
यहां पर मेरे पास में 1s है, ये मेरे पास में 2s और 2p है। अब ये मेरे पास इधर देखना, ये पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी की स्केल अपन ने मेंशन कर रखी है, पोटेंशियल एनर्जी की स्केल मेंशन कर रखी है। यहां 2s और 2p डीजनरेट है, मेरी अंगुली को देख रहे हो आप, इस तरह से नहीं है, यू है ये, लेकिन अपने को 2D स्क्रीन पे अपने को इसी तरह से दिखाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2s और 2p की एनर्जी क्या हो रही है, इक्वल है, जो अपन ने पिछले स्लाइड में मेंशन कर दिया। ये मेरे पास में 3s है, ये मेरे पास में 3p है और ये मेरे पास में 3d है। इनका भी अपन 3s 3p और 3d के रूप में यहां पर प्रदर्शन करेंगे, डिपिक्ट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं बात कहूं कि मेरे पास में 1s है, अगर मान लो हीलियम का केस आ गया, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन आ गए, दैट मींस पेनिट्रेशन पावर डोमिनेंट हो गया और ये होता है स्प्लिटिंग। तो डीजनरेट एनर्जी लेवल 1s तो 1s था, लेकिन 2s और 2p में चेंज आ गया, 2s यहां आ गया। ये एनर्जी लेवल हमेशा न्यूक्लियस को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। यहां पर अपने पास में, जैसे मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं इसको, यहां पर ये अपन माने कि यहां न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में ये सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल 1s है, फिर 2s है, फिर 2p है, फिर 3s है, फिर 3p है, इसी तरह से 3d है। अब समझना ये है कि क्यों इनमें चेंज आ गया, क्यों ये इनकी डिजनरेसी रिमूव हो गई, इस बात को अपने को समझना है, इनकी बात अपन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा, ठीक है, और हो सकता है इसी स्लाइड की अपने को वापस से नीड पड़ जाए, स्क्रॉल कर देता हूं इसको। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मान लो अपने पास में ये आ जाए कि नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल, ध्यान से सुनना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बोलूंगा, सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स विशेष फोकस करेंगे अभी इस कंडीशन में। फर्स्ट ग्रेड वाले ये नहीं कि अपने आप को स्किप कर लें, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। डीजनरेट ऑर्बिटल, नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स किसमें, इन थर्ड एनर्जी लेवल या इन थर्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन आ गया। नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स इन थर्ड, नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स इन थर्ड एनर्जी लेवल की बात कर लो आप, थर्ड ऑर्बिटल की जगह थर्ड एनर्जी लेवल, क्योंकि ऑर्बिटल की बात तो होगी ना अपनी, थर्ड एनर्जी लेवल, ठीक है। चलो बढ़ते बात करते हैं। हाइड्रोजन के लिए अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले थर्ड में कौन सा है, मैंने कहा हाइड्रोजन। तो सबसे पहली बात स्ट्रेटजी प्लानिंग प्रोसीजर क्या है, हाइड्रोजन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, नो पेनिट्रेशन पावर, नो रिमूवल ऑफ डीजनरेसी, किसी तरह की डीजनरेसी रिमूव नहीं होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन में ऑर्डर याद रखो 1s, और वो याद रखो कि 2s और 2p बराबर है, मुख्य क्वांटम संख्या जो है उसमें एक ही ऑर्बिटल है। आप तो ये मान के चलो, एक ऑर्बिटल का मतलब s और p एक ही मुख्य क्वांटम संख्या वाले पाथ में 2s और 2p। फिर आपके पास में 3s 3p और 3d, ये लो बात होगी। ओके, डीजनरेट ऑर्बिटल्स कितने हैं यहां पर, ये देखने अपने को, किसके लिए, थर्ड एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम के थर्ड एनर्जी लेवल में कितने हैं। तो सिंपल सी बात मैं ये कहूंगा 3s 3p और 3d की बात करूंगा पहले तो मैं, कि मेरे पास में थर्ड है, ये फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये, ठीक है। इसको समझो आप, यहां से समझेंगे। फिर हाइड्रोजन हाइड्राइड फॉर्म में भी अपन लेंगे। चलो, नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल तो कितना है, नंबर ऑफ डीजनरेट समान एनर्जी के हैं। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं और क्वेश्चन में बनाता हूं H माइनस के लिए, बताओ आप। अब H माइनस में हाइड्राइड हो गया और हाइड्राइड में इलेक्ट्रॉन की नंबर कितनी होगी स्टूडेंट्स, 2 होगी, ठीक है। अब यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल, इस हाइड्रोजन वाले केस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, देखो 3s में एक होता है, हाइड्रोजन वाले केस में बता रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन छूट गया था। H माइनस की तरफ बढ़ने से पहले मैं हाइड्रोजन को बताना चाहूंगा। 3s में एक होता है, p में 3 होते हैं, d में 5 होते हैं, तो कितने हो गए टोटल 9, कितने हो गए टोटल 9 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी बराबर है। कौन से केस में, हाइड्रोजन के केस में।
हाइड्रोजन की जगह अगला हीलियम प्लस भी दे सकता है, उस कंडीशन में भी वो सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज हो गई, और उस केस में आपके पास में डिजनरेट ऑर्बिटल की नंबर 9 होगी। इज दैट क्लियर? आई थिंक यू गॉट इट माई पॉइंट। नेक्स्ट H माइनस की बात करूंगा मैं, 2 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज, और 2 इलेक्ट्रॉन होते ही ये 2s और 2p में डिफरेंस आ जाता है, और आपके 1s 2s 2p 3s 3p इस तरह से आएंगे। तो फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये। अब थर्ड में कितने ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी इक्वल है? तो p है, p में कितने होते हैं? 3। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3। शायद मेरी बात को आप लोगों ने समझा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन दिमाग में माइंड में चल रहा होगा, सर क्वेश्चन भी समझ में आ गया, सारी बात समझ में आ गई थी, आप ये कह रहे थे कि ये एनर्जी लेवल चेंज क्यों हुआ इसको बताने वाले थे, उसका क्या हो गया? वो कहां गया? तो वो अब आ रहा है, उसी को अपन लेंगे, ठीक है। ओके, देखो मैं एक एटम कंसिडर करता हूं, ठीक है। मान लो ये एटम है, इस एटम को कंसीडर करें तो एटम के पास में ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है मेरे पास। ये मान लो मैं 1s 2s से हाइड्रोजन के लिए मान लो ये 3s है, मान लो ये 3p है, ये 3d है। एनर्जी में जो चेंज आ रहा है उसको डिस्कस अपन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं 3s 3pd है ना, यहां पास पास मान रहा हूं, मैं किसी एटम के लिए कंसीडर कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का जिक्र नहीं कर रहा हूं कि सिंगल है कि मल्टीपल है। 3s 3p 3d है, ये एनर्जी लेवल है न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में। ओके, मैं दूसरा एटम कंसीडर कर रहा हूं। अब दूसरे एटम में मैं क्या कंसीडर करूं वो देखना। ये वाली चीज तो आपके सही समझ में आ गई है। एक बार मैं पीछे स्लाइड पे वापस आ गया कि 1s और 2s में जो चेंज आते हैं वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के डालने की वजह से आ जाते हैं। अब कई बार चेंज क्या आते हैं वो देखो, और क्यों आते हैं, दोनों चीजें अपने को समझनी पड़ेगी। इस एग्जाम्पल को मैं इस तरह से समझाने का प्रयास करूं, है ना, कि मान लो आपका कोई मॉलिक्यूल है और उसमें सेंट्रल एटम है, कोई भी सेंट्रल एटम है, मैं मेटल कह देता हूं, उससे मैंने ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब वो मेटल से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इसका मतलब यहां पर एटम या मेटल जो लगाई है उससे मैंने ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। इसका मतलब इस एटम पे कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ है? पॉजिटिव, ठीक है। अब वो जो एटम पूरा है जिसपे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इसका मतलब प्रोटॉन की नंबर ज्यादा है। और प्रोटॉन कहां बढ़े? जब किसी एटम से, न्यूट्रल एटम से अपने ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। जैसे मेरे पास पहले अपने पास फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन था, अब मैंने पी हाइड्रोजन को F से रिप्लेस कर दिया, है ना, जैसे PF5 की बात करें। चलो, अब जैसे ही अपन ने F यहां पर ऐड किए तो फॉस्फोरस का जो एटम है उस पे क्या बढ़ गई? वही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने पर पॉजिटिविटी बढ़ गई। पॉजिटिविटी बढ़ने से मैं क्या कहूंगा कि यहां पर जो पहले 3s था न्यूक्लियस के पास, फिर अपने पास में 3p था, फिर अपने पास में 3d था। 3s को नो डाउट न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो, सपोज करो कि 3s यहां से यहां गया। अब मैं 3p की बात करूं, आप मुझे बताओ 3s तो पहले से इसके नजदीक था, अब कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो एनर्जी में चेंज देखो इतना गया। अब 3p से भी ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पहले 3p यहां था और अब ये जो 3p शिफ्ट होकर कहां गया? यहां गया। तो एनर्जी में चेंज देखो कितना ज्यादा आ गया, आया कि नहीं? पहले देखो एनर्जी ये थी, अब एनर्जी ये। इसी तरह से 3d को भी खींचेगा, लेकिन 3d में भी क्या होगा? बहुत ज्यादा अपने को एनर्जी में चेंज देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि सेंट्रल एटम के साथ में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम लगा हो
तो एनर्जी गैप घट जाता है। देखो ये एनर्जी है, यहां पर पास हर का 3s का देख लो, 3p का देखो, 3d का देखो, एनर्जी गैप घट जाता है। एनर्जी गैप घट जाने की वजह से कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिनको अपन बता सकते हैं कि वो एग्जिस्टेंस में क्यों नहीं होते, वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करते। ठीक है, अब जैसे लास्ट क्वेश्चन की फॉर्म में मैं इस वीडियो को यहां पर टर्मिनेट करना चाहूंगा। जैसे मान लो अपने पास में है BrCl3 और मेरे पास में है IF7, IF7 की बात करूंगा मैं, ये एग्जिस्ट करते हैं बिल्कुल। अगर मैं कह दूं ClBr3 तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो ये शेप सर टी शेप होगी वगैरह वगैरह, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा क्या ये एग्जिस्ट करेगा क्या। आप ये सोचो ब्रोमीन सेंट्रल एटम है और इससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एनर्जी गैप घट रहा है, एनर्जी गैप घट रहा है। यहां पर क्लोरीन तो पहले से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे अगर ब्रोमीन आप ऐड कर रहे हो तो वो इस तरह का एनर्जी गैप नहीं घटाएगा। और एनर्जी गैप घटने से फायदा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो सकेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन किस तरह से होगा वो अपन नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।